देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में हम बढ़ेंगे डेरिवेटिव के चौथे अंक की ओर, यानी कि आज डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के बारे में इस चौथे भाग में क्या बताने जा रहे हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा। चलिए जानते हैं, और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं डेरिवेटिव यानी कि अवकलन के बारे में। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मैं सचिन कुमार वर्मा, आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम अलवर की आवाज में एक नए अंक के साथ, जिसका नाम है गणित हुआ आसान, से जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने बारे में बताएं, मुझे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा थोड़ा बताएं बेटा। मेरा नाम फनीश कुमार है। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं अनुपम। मैं नीरज उपाध्याय। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना, जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हिंदी में कहते हैं अवकलन। जानते हैं आप सब लोग? जी सर। ठीक है। उसके बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की। हमने जाना कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, अवकलन कहाँ पे यूज होता है, अवकलन को क्यों यूज करते हैं, और क्या रीजन है कि हमारी डेली लाइफ में उसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जी सर। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं पिछले कुछ रिविजन से, पिछली कुछ बातों से जानी। ठीक है। जी सर। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मुझे बताएं, अवकलन होता क्या है और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं आप लोग? सर, जब कोई भी चीज जब टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में घटता है या बढ़ता है, तो वहाँ पर अवकलन को परिभाषित किया जाता है। मतलब अवकलन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी के उतराव चढ़ाव को दर्शाता है। अच्छा, ये मुझसे कह रहे हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम के रेस्पेक्ट में बात की जाती है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो एक्सप्लेन करें मुझे। सर, अगर सर जैसे कोई भी चीज को किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में जब हम लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में जब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वही सर अवकलन का है। जैसे dy अपॉन dx। अच्छा। तो इसमें सर हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। अब जैसे सर dx अपॉन dt, इसमें हम x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसे सर हम अवकलन कर रहे हैं। सर, ये कोई जरूरी नहीं कि हम हर समय के अनुरूप ही उसके साथ अवकलन करें। हम किसी भी वस्तु या किसी भी दूसरे जो भी होते हैं वेरिएबल के साथ हम अवकलन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम किन्हीं दो वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल मतलब जो सर चेंज होता है, हाँ, जिसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो राशियाँ जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, उन्हें चर राशि बोलते हैं। और वो राशियाँ जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशि। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं चर राशियों के बारे में। जी सर। जी सर। अब जैसे इन्होंने बताया कि दो राशियां और किसी एक राशि में थोड़ा सा अंतर करने पे अगर दूसरी राशि में चेंज हो रहा है उसे कॉरस्पॉन्डिंग, तो वहाँ पे हम अवकलन की बात करते हैं। ठीक है। जैसे अभी मुझे बताया आनंद ने, dy अपॉन dx किया जाता है। ठीक है। जहाँ पे सपोज करो कि एक फंक्शन दिया है y, एक फंक्शन दिया है x का। ठीक है, y इज इक्वल टू fx दिया है, और हमने कहा कि हमें x के कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज करना है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं dy अपॉन dx। जहाँ जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है? कुछ नहीं, अपने आप में एक ऑपरेटर है जो वर्क कर रहा है y पे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली हम पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है y और दूसरा वेरिएबल है x। जो y वेरिएबल है उसको क्या कहा जाता है? y वेरिएबल को सर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जी सर। ठीक है। और x वेरिएबल को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। x वेरिएबल को इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं?
कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है Exactly. और y जो है y इक्वल टू fx है, तो मतलब ये हुआ कि y जो है वो x पर डिपेंड करेगा। हाँ। जैसे जैसे x बढ़ेगा या घटेगा उस तरह से मतलब y उस पर डिपेंड कर रहा है। जी सर। ठीक है, जैसे आनंद बता रहे हैं कि अगर कोई वेरिएबल y है और वो किसी दूसरे वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करता हूँ y की वैल्यू में चेंज होना शुरू हो जाता है। जी सर। ठीक है, इसका मतलब हो गया y जो वेरिएबल है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे x के वेरिएबल में चेंज करने से मिल रही है। तो फाइनली क्या हो गया, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब जैसे इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल हो, वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। dy अपॉन dx हो गया, कई जगह x के रेस्पेक्ट में चेंज करना होता है मुझे, है ना। जैसे मुझे नीरज ने बताया कि फंक्शन x का भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताएं तो फंक्शन x का ऐसा कोई हो जहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो, उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। सर x इज इक्वल टू 5t, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t और डिपेंडेंट वेरिएबल है x। डे लाइफ को एग्जाम्पल से जोड़े तो सर डिस्टेंस को हम लोग सर जैसे कि मेरी सैलरी है और जैसे कि पहले महीने में मेरी सैलरी 5000 है, 5000 रुपए है, दूसरे महीने में मेरी सैलरी 10,000 हो गई, तीसरे महीने में मेरी सैलरी 15,000 हो गई। यानी कि समय के अनुसार मेरी सैलरी बढ़ रही है, तो सैलरी जो है वो समय के रिस्पेक्ट में बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर अवकलन को परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सैलरी को मैं एस से चिन्ह से इंडिकेट कर रहा हूँ और जो टाइम को मैं टी से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे आपका दिन बढ़ रहा है, सपोज पर मंथ की सैलरी है और पर डे की आपको सैलरी के बारे में मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, तो जैसे जैसे टी क्या हो, एक दिन का सैलरी, टी की वैल्यू बढ़ाऊंगा 2 दिन की सैलरी, तो आप देखोगे पर डे की सैलरी जैसे आप एक दिन खत्म करते हो आपका सैलरी बढ़ जाता है, फिर दूसरे दिन फिर सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो जो टोटल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। कुल मिला के बात है कि जो एस को डिनोट कर रहे हैं सैलरी से और टाइम को डिनोट कर रहे हैं टी से, तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे वैसे आपकी एस की वैल्यू बढ़ रही है। फाइनली टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अपने आप में एक डेरिवेटिव का, एक अवकलन का बन जाता है। ठीक है बच्चों? जी सर। अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि टेंजेंट लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल लाइन को कैसे डे लाइफ के एग्जांपल के साथ जोड़ सकते हैं। कोई थॉट करके बताओ, मुझे सोच के बताओ, क्या जोड़ सकते हैं हम इस बात को? क्या डे लाइफ में कोई एग्जांपल मिल सकता है जहाँ पे टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन मुझे मिल जाए? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर मुझे तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। और कोई जो जानता हो? चलो एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूँ। बेटा फार्मर होता है, एक किसान है, किसान के यहाँ पे खेत होते हैं और खेतों पे फसल उगती है। मानते हो आप इस बात को? जी सर। गेहूं की बात कर रहे हैं। चलो जी सर। गेहूं आप उसने बीज बोया जाता है और बीज बोने के बाद आपकी फसल बनके तैयार हो जाती है किसी टाइम इंटरवल के बीच में। जी सर। तो मुझे ये बताओ सोच के कि अगर मैं जमीन को एक प्लेन मान लूं, सपोज करो पूरा प्लेन है। जी सर। प्लेन, और उस पे जो फसल है, एक फसल मतलब एक गेहूं की जो एक बाली को मैं इंडिकेट करना चाहूँ। जी सर। जी सर। है ना, उस पॉइंट पे एक लाइन के, एक प्लेन है, प्लेन पे जो उसकी बाली को मैं इंडिकेट करना चाहूँ तो उनके बीच का एंगल कितना हो सकता है? अगर वो स्ट्रेट में हो, बिल्कुल स्ट्रेट, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। 90 डिग्री। जी सर। जो फसल है, फसल जमीन पे वर्टिकली ऊपर मूव करती है। जी सर। मानते हो? जी सर। और जो जमीन है वो XY प्लेन की तरह मूव करती है। जी सर। है ना? जी तो सर। बेसिकली XY प्लेन पे वर्टिकली आपकी फसल तैयार होती है। जी सर। तो क्या ये नॉर्मल का एग्जाम्पल नहीं लगता आपको? जी सर। जी सर, लगता है सर। है ना? जी क्योंकि जो फसल उग रही है वो जमीन पे 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है वर्टिकली ऊपर। जी सर। है ना? जी तो सर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली जोड़ना चाहूँ तो XY प्लेन का जो एक लाइन खींचू कहीं भी मैं, तो वो बन जाती है आपकी टेंजेंट लाइन। अगर मैं उसको टेंजेंट लाइन कह रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। और जो फसल है वो क्या हो जाती है? वर्टिकल लाइन, उसको बोलोगे आप अभिलंब। जी सर। ठीक है, जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे बनाती है, या तो उसमें से कोई स्पर्श रेखा होती है या दूसरी क्या होती है? अभिलंब। मानते हो इस बात को? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे घरों में या फिर हम देखते हैं कि आसपास लगी होती है मोबाइल की जो टावरें होती हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो वो भी तो एक अभिलंब है सर। एग्जैक्टली बेटा, जैसे फनीश मुझसे कह रहे हैं कि मोबाइल की जो टावर है, हमारा घर है, हमारे घर के थोड़ी दूर पास पे रिलायंस का टावर लगा हुआ है। जी सर। है ना? कई बार रेडियो स्टेशन का टावर भी देखा मैंने। जी सर। है ना? इवन बिल्डिंग्स भी जो होती हैं, जो वर्टिकली होती है ना, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, तो वो जमीन पे देखा जाए तो एक अभिलंब का एग्जाम्पल ही तो होता है। जी सर। जमीन से 90 डिग्री का एंगल ही तो बनाती है वो। जी सर। ठीक है, और बताएं, और आप जान के बताएं थोड़ा सा। सर जैसे मान लीजिए हमारे जो घर होते हैं उनकी सर जो दीवारें होती हैं, दीवारें,
वो दीवारें भी तो सर 90 डिग्री पर ही होती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे बता रहे हैं कि अगर मैं कमरे की बात करता हूँ, कमरे की जो दीवारें होती हैं, अगर मैं दीवारों और बात करता हूँ फर्श की बात करता हूँ, ठीक है। फर्श मान लो सपोज जब कमरे में 4 दीवारें हों और 4 दीवारों की मैं अलग अलग की बात करता हूँ, किसी एक दीवार के बारे में बात कर रहा हूँ, वो एक दीवार फर्श के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। ठीक है, तो दीवार और फर्श के बीच में 90 डिग्री का कोण, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो दीवार है वो फर्श पे अभिलंब है? जी सर। है ना? तो इसका मतलब ये हो गया, अगर एक दीवार फर्श पे अभिलंब है तो अलग अलग दीवारें भी फर्श पे अभिलंब होंगी। जी सर। ठीक है बेटा, तो क्या ये मुझे बता सकते हो कि जो 1-2 दीवारें हैं जो एक दूसरे से लगी हुई हैं, जी सर, क्या वो एक दूसरे पे अभिलंब होंगी? हाँ सर। जी सर। जी सर। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जी सर। अगर मैं रेक्टेंगल को देखूं तो रेक्टेंगल की जो 4 भुजाएं होती है वो हर 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री कोण होता है ना? वो अभिलंब का एग्जाम्पल हो सकता है। जी सर। मैं बात करता हूँ वर्ग की जो 4 भुजाएं होती हैं, हर 2 भुजाओं के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। जी सर। तो एक दूसरे पे अभिलंब हो सकती है। जी सर। ठीक है, एक अभिलंब को अगर किसी एक को आप अभिलंब कहते हैं तो दूसरी अपने आप में ही स्पर्श रेखा बन जाती है। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। चलिए, ये तो हो गया। चलो मेरी तरफ से अब कुछ और एग्जाम्पल आप मुझे देने की कोशिश करें, बताएं मुझे। सर दुनिया में सर कोई भी जो 3D आकृति है सर, वो सर भूतल से सर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, तो सर ये भी सर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का सर एग्जाम्पल है। हाँ सर बिल्कुल। भूतल जो हो गया वो स्पर्श रेखा हो गया, और जो कोई भी 3D आकृति दुनिया की हो वो सर उससे बनाती ही है अभिलंब, तो वो अभिलंब हो गया। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का ये भी एक एग्जाम्पल रहा सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, शाबाश। सर जैसे मान लीजिए घरों में जो टेबल होती हैं, वो टेबल जो सिंपल टेबल जो है सर, जो मतलब जिनके पैर जो है वो लकड़ियों के बने होते हैं, वो टेबल भी तो सर धरातल से 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। बिल्कुल हो सकती है, होती भी है। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। चलो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभिलंब के बारे में अच्छे से सीख गए हैं। जी सर। और स्पर्श रेखाओं के बारे में भी अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है बेटा। जी तो सर। बेसिकली हमने ये जाना कि जो वर्टिकल लाइन होती है, अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक साथ मिला दें, जी सर। जैसे XY प्लेन ही ले लें, जी सर। XY प्लेन में जो X एक्सिस होती है और जो Y एक्सिस होती है 90 डिग्री पे कट करती है। जी सर। तो मैं एक को अगर स्पर्श रेखा बोलूं, दूसरी लंब अपना आप ऑटोमेटिकली बन जाती है। जी सर। है ना बेटा? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपको अलमारी मिली हुई है, आपका रूम होगा, रूम में अलमारी होंगी, जो शेल्फ होती हैं, अगर उनके बारे में बात करूं, 2 शेल्फ लगी हुई हैं सामने सामने। ठीक है, आप देखें, तो क्या वो डेरिवेटिव का एग्जांपल हो सकती है? जोड़ सकते हो आप उसे? एक अलमारी में 2 शेल्फ लगी हुई हैं और उसको आप जोड़ सकते हो डेरिवेटिव के साथ। कैसे सर? डेरिवेटिव के साथ जोड़ सकते हैं आप, सोच के बताएं। जी सर। सर मुझे नहीं लगता है कि हम जोड़ सकते सर, वो शेल्फ तो अलग अलग है सर। शेल्फ अलग है, ये कह रहे हैं डेरिवेटिव के साथ नहीं जोड़ सकते हैं हम। आनंद भी मना कर रहे हैं। जी सर। जी सर। नहीं लगता है। आप बताएं बेटा। जी सर, मुझे भी नहीं लगता। ये भी मना कर रहे हैं। सर- तो क्या मैं भी ये मान लूं नहीं होता है एप्लीकेशन साइंस का डेरिवेटिव के साथ जुड़ा हुआ? नहीं सर। नहीं होता है? पता नहीं होता है सर, सर। आप ही बताइए। पता नहीं सर। चलिए एक बच्चा बोल रहा है मुझे, नीरज बताता है सब। बताओ बेटा नीरज। सर जैसे कि सर अलमीरा हुआ, तो अलमीरा का सर जो जैसे कि सेल्फ लगा हुआ है, तो सर जब अलमीरा का सर जो सेल्फ लगा हुआ, तो अलमीरा का सर 3 दीवारें, अलमीरा के भी 4 दीवारें होते हैं, तो उस दीवार को छोड़ दो, चौथे दीवार को छोड़ दो, चूंकि खोलकर उसको सेल्फ को देख रहे हैं, तो सर जो तीनों दीवार हैं उसके अलमीरा के, उससे सर तीनों दीवार से यदि देखते हैं तो सर जो सेल्फ है वो सर 90 डिग्री का एंगल बना के सर लगा हुआ है। हर एक दीवारों से सर 90 डिग्री का एंगल है सेल्फ का। तो सर ये भी सर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का सर एग्जाम्पल होगा। नीरज आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। अगर आप जोड़ रहे हैं चीजों को दीवार और शेल्फ से, तो आपका आंसर सही होता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जी तो सर। आपने उसे वो बोल दिया कि टेंजेंट या नॉर्मल बन सकता है। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये था, 2 शेल्फ है और 2 शेल्फ के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ मैं, अवकलन कर रहे थे सर। वहाँ अवकलन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी सर, नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। अब जरा सोच के बताएं, दोनों के बीच में एंगल की तो बात की है मैंने। जी सर। एंगल कितना होगा? 0 सर 0 डिग्री। अगर डेरिवेटिव के अंदर मेरे को m की वैल्यू 0 मिल जाए तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन नहीं बनता है। जी जी सर। है ना? जी सर। ठीक है, बेसिकली यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। जी सर। और मैंने बोला कि अगर किसी m की वैल्यू 0 आ जाए तो ये बेसिकली डेरिवेटिव का एग्जांपल ही बन जाता है। जी हम यही तो कहेंगे कि m की वैल्यू 0 हो गई है, tan जी थीटा की सर। वैल्यू 0 हो गई है, जी सर। dy/ds की वैल्यू 0 हो गई है। जी सर। 2 लाइनों के हम ये बोलेंगे कि m1 m2 के बीच में कोई कोण नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई है। जी सर। तो बेसिकली डेरिवेटिव मैंने जोड़ दिया है। जी अच्छा, सर। अब मुझे सोच के बताएं, अगर किसी 2 रेखाओं की प्रवणताओं के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, आई मीन दोनों के बीच में जो dy/dx की वैल्यू वो 0 आ जाती है,
जी तो सर। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? सर समांतर रेखा कहते हैं सर। समांतर रेखा कहते हैं। जी सर। जी सर। पक्का? जी जी सर। सर। पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, एग्जैक्टली। जो दो पैरेलल लाइन होती है, अगर मैं M1, एक की प्रवणता M1 है और दूसरे की M2 है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? M1 इज इक्वल टू M2 हो जाता या है। सर संपाती रेखा भी सर बोलते संपाती हैं। हो सकते हैं। एक तो होता है, दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो जी उसे। सर। जी सर। अगर कि या तो वो कंसाइड करेंगे, जी सर। संपाती होंगी, जी सर। एक लाइन दूसरे पे कंसाइड करेगी एकदम जी से। जी सर। ठीक है, पड़ी हुई मिलेंगी जी आपको, सर। या दूसरे एक दूसरे के पैरेलल समांतर होगी सर। है ना, जी ऐसे ही होता है। जी जी तो सर, यहाँ भी दो पैरेलल, जब आपको दो पैरेलल लाइन मिलेंगी तो वो भी अपने आप में एक डेरिवेटिव की एप्लीकेशन होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं दीवारों के बारे में, अगर दो दीवारें एक दूसरे के समांतर जो दीवारें हैं उनके बीच में डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन होगी क्या होगी? M1 और M2 दोनों बराबर होंगे, जी सर। दोनों के स्लोप बराबर होंगे, जी सर। है ना। जो लंबाई वाली आपकी दीवारें जो सेम होगी ना, कहते हैं ना आयत के अंदर दो जो दीवारें होती हैं एक दूसरे के एकदम से बराबर होती जी हैं, सर, जी सर। दो बराबर एक जी जैसे सर। होती हैं, जी सर। है ना। तो जो समांतर होती हैं, समांतर होती है, एग्जैक्टली। समांतर का वर्ड इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि दोनों के बीच में जो प्रवणता है वो क्या है आपकी? बराबर है। जी ऐसे ही सर। दूसरी दो दीवारों के बीच में बात कर सकते हैं, जी सर। है ना। ऐसे ही अलमीरा की जो दो शेफ है उनके बीच में एंगल कितना है? 90 M1 M2 बराबर बराबर जी हो रखा सर। है। ठीक है बेटा, जी सर। चलिए ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब मुझे सोच के बताएं आप, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 1/x। जी सर। सोच के देखें, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 1/x जी सर। और मैं x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव की बात करना चाहता हूँ आपसे। जी सर। बताओ मुझे क्या होगा? सर 90 डिग्री होगा सर। 90 डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, dy/dx निकाल रहा हूँ जी मैं। सर। जी सर। हाँ, जी सर। बताओ मुझे कैसे निकालोगे? सर वो उनकी जो बीच की कोण मैं ये होगी- जानना चाहता हूँ, जो आपकी जो स्पर्श रेखा आएगी वो कैसी स्पर्श रेखा होगी? बस इतना बताया मुझे। वो परपेंडिकुलर होगी सर। परपेंडिकुलर होगी। जी सर। क्वेश्चन मेरा दोबारा सुने, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 1/x और x इज इक्वल टू 0 पे मैं इसका डेरिवेटिव काउंट करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ आपसे स्पर्श रेखा के बारे में। x इज इक्वल टू 0 पे इस लाइन की, इस कर्व की स्पर्श रेखा कौन सी होगी? कैसे बताओगे? सर ये सर अनंत स्पर्शीय रेखा होगी सर। कैसे बेटा? सर चूंकि सर जब x की वैल्यू सर जब 0 पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो y सर इनफाइनाइट हो जा रही है। फंक्शन को डेरिवेटिव करने से पहले पुट कर देंगे हम? नहीं सर, पहले सर dy/dx। स्पर्श रेखा निकालने के लिए पहले मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। है आनंद? जी सर। क्यों फनिश, सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। तो पहले y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव जी सर। विद रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या बन के आएगा? सर -1/x²। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। अब हम x इज इक्वल टू 0 पे एक स्पर्श रेखा देखना चाहते हैं, किस तरह की स्पर्श रेखा होगी? आपने x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पुट की, जी सर। तो 0 पुट करोगे तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटिव। जी सर। सर। इन्फिनिटी होने का मतलब एक ऐसी स्पर्श रेखा जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही हो। अनंत जी की तरफ सर। जा रही है। अनंत कौन सी लाइन हो स्पर्शीय सकती है वो? रेखा। अनंत स्पर्शीय रेखा सर। अनंत स्पर्शी रेखा होगी उसका, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकल। जो Vertical y होगी इज इक्वल सर। टू लाइन होगी ना। जी सर। बेसिकली हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं। y एक्सिस जो है उस कर्व के लिए एक अनंत स्पर्शी का काम करेंगी। जी सर। जी सर। अनंत स्पर्शी का मतलब कि फंक्शन आपका जो कर्व है कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, अनंत तक सर- वो उसको टच करने का प्रयास करेगा लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा। सर उसको सर एसिम्पटोट भी सर बोल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एसिम्पटोट को ही बेटा स्पर्शी, अनंत स्पर्शी बोलते जी हैं सर। आप। जी सर। पता है ना एसिम्पटोट जी को? सर, वो जी सर, अनंत स्पर्शी ही होती है। जी सर। सही है बेटा? जी जी सर। सर। चलिए, तो अगर दो लाइनों के बीच में आपका एंगल 90 का है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है बेटा? जी सर। और अगर एंगल आपका 0 है तो वो या तो कंसाइड करेंगे या करेंगे आपकी पैरेलल। पैरेलल। चलिए, अच्छा सोच के बताएं कि हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। जी सर। जी सर। सर। ग्रह के बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के लगातार चक्कर काट रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो कक्षा है वो वृत्ताकार है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। नॉर्मली वृत्ताकार नहीं होती है, जी सर। दीर्घ वृत्ताकार होती है, जी है ना? जी सर। वृत्ताकार मान के चल रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे मैं ये इंडिकेट कर सकता हूँ कि टेंजेंट है या नॉर्मल है? कुछ डिफाइन कर सकते हैं, साइंस के साथ जोड़ सकते हैं इसे, टेंजेंट नॉर्मल। सर ये भूतल से सर पैरेलल सर रोटेशन हो रहा है सर, समांतर Parallel? सर ये रोटेशन हो रहा है। स्पर्श रेखा है सर। यहाँ अगर मुझे टेंजेंट और नॉर्मल को जोड़ना, इंडिकेट करना हो तो कहाँ जोड़ूंगा? सर ये इस तरह जोड़ पाएंगे हम कि जैसे कि पृथ्वी अपने कक्षा में घूम रही है, अच्छा। उसकी भी एक कक्षा है, वो भी अपने कक्षा में घूम रही है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम स्पर्श रेखा बनाएंगे, जो चंद्रमा एक इमेजिनरी स्पर्श रेखा अपने तरफ से बनाते जा रहा है पृथ्वी की ओर,
मगर वो सर अनंत तक जा रहा है, वो टच नहीं कर पा रहा है पृथ्वी को, मगर वो एक स्पर्श बना रहा है। फनीश क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ। आनंद बताएंगे, आनंद आप बताओ, कुछ क्लैरिफिकेशन दो मुझे। नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। अच्छा, और कोई? सर ये सर इसको टेंजेंट और नॉर्मल से सर नहीं दर्शा सकते हैं सर, ये समांतर है। मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये साइंस जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है? जी सर। अच्छा, आप ये जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है? जी सर। चक्कर क्यों लगाता है? वो ऐसी कोई तो फोर्स होगी जो काम कर रही है, उस पर चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रही है उसे। जी सर। सर उस फोर्स का कुछ नाम होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर। सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्र बल सर। अभिकेंद्र बल होता है। जी सर। अब अभिकेंद्र बल काम कर रहा है उस चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर लगाने के। मानते इस बात को? जी सर। अब चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो मतलब हर पाथ पे किसी एक क्षण अगर मैं उसकी पॉइंट की दिशा को लाइन खींचूं तो वो लाइन उसके पाथ को दर्शाती है। जी सर। जी सर। वृत्ताकार पथ भी तो अपने आप में पथ होता है। जी सर। अगर मैं सीधे मैं अगर बल की बात करूं, एक बल होता है अभिकेंद्र बल और एक बल होता है स्पर्श रेखीय बल, अगर आप समझते हैं तो। हम जानते हैं अभिकेंद्र बल के बारे में और स्पर्श रेखीय बल के बारे में, आप सब जानते हैं बच्चों? जी सर। तो अभिकेंद्र बल जो काम है उसका वो ये काम है, वो चंद्रमा को रोटेट करवाने में हेल्प करता है अपने परितः। जी सर। अपने अराउंड वो चंद्रमा को मजबूर करता है कि वो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए, ठीक है? तो वो किस फोर्स के कारण होता है? अभिकेंद्र बल के कारण। और जिस पाथ पे वो मूव कर रहा होता है, अगर किसी क्षण मैं वहां से कोई लाइन खींचूं तो वो लाइन जो है अपने आप में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? स्पर्श रेखीय बल होता है। किसके बारे में बोल रहा हूँ? चंद्रमा के बारे में। जी सर। ठीक है, तो वो अगर चंद्रमा को रेखीय आपका लाइन देता है और अभिकेंद्र बल अपना में एक लाइन बनाता है, तो स्पर्श रेखा और लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप कभी देखो तो जी सर होता है। तो मैं यहाँ ये चीज जोड़ सकता हूँ ना डायरेक्टिव के बारे में, नॉर्मल और यह स्पर्श रेखा के बारे में, क्योंकि नाम से ही इंडिकेट होता है। जी सर। साइंस में अगर पढ़ा हो तो आपने बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। जी सर। स्पर्श रेखीय बल। और अभिकेंद्र बल की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल जो आपकी फोर्स होती है उसके बिल्कुल 90 डिग्री एगो होती है, जो केंद्र की तरफ होती है। जी सर। है ना? जी सर। तो यहाँ मैं जोड़ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि जितने भी ग्रह होते हैं वो किसी एक तारे के अराउंड चक्कर लगाते हैं और उस तारे के थ्रू वो अभिकेंद्र बल होता है और स्पर्श रेखीय बल और अभिकेंद्र के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई ए वेक्टर। जी सर। जी सर। जी सर। मानते हैं बेटा? जी सर। दूसरा एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। एक कार है किसी वृत्ताकार पथ पे मूव कर रही है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो वहाँ मुझे बताओ क्या यहाँ मैं साइंस को जोड़ सकता हूँ? जी सर। हाँ सर। जी सर, आप जोड़ सकते हो। आप जोड़ पाओगे मेरे ख्याल जी से। सर। बताओ कैसे? सर जैसे कि सर कार जो वृत्ताकार पथ पर सर रोटेट कर रही है सर, चल रही है, तो सर कार चल रही है वो अभिकेंद्र बल के कारण चल रही है, उसका जो सेंटर के तरफ झुकाव हो रहा है सर, तो एक तो अभिकेंद्र बल लग रहा है, और जिस पथ पर वो चल रही है सर उस पर स्पर्श रेखीय बल के कारण वो चल पा रही है। उसके पथ को यदि देखा जाए तो वो स्पर्श रेखीय बल है, तो स्पर्श रेखीय बल और अभिकेंद्र बल के बीच में यहाँ पर सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि साइंस से रिलेट हो गया सर। बिल्कुल, घूमना किसी पॉइंट के अबाउट वो अभिकेंद्र बल, उसकी जी सर, डायरेक्शन जी सर। केंद्र की ओर होगी, और सर। आगे बढ़ने की दिशा को मैं डिनोट कर रहा हूँ रेखीय बल के थ्रू। जी सर। तो रेखीय बल और अभिकेंद्र के बल के बीच में अगर कोण देखा जाए 90 डिग्री, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की एप्लीकेशन मेरी फिट होती है, जिसको मैं टेंजेंट नॉर्मल से डिनोट करता हूँ। जी सर। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और होता है जिसे हम कहते हैं, आपने बचपन में गेम खेला होगा, किसी पत्थर को रस्सी से बांध के आपने हवा में घुमाया होगा। जी सर। जी सर। जी सर। पाथ पे मूव करते हैं, जी सर। खेलते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में उसे? हिंदी में एक स्पेशल शब्द यूज करते हैं, चलिए मुझे भी नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता सर। हाँ, तो बेसिकली पत्थर को रस्सी में बांध के बच्चे नॉर्मली हवा में घुमाते हैं। जी सर। है ना? वो जो घूमने की प्रक्रिया है वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमारा जो पत्थर है, हमारी जो उंगली की दिशा होती है ना, उंगली के अराउंड घूम रहे होते हैं, जी सर। उसके अराउंड होती है। जी तो सर। वहाँ अभिकेंद्र बल होता है, और जिस वृत्ताकार पथ पे हो किसी क्षण अगर मैं कोई लाइन खींचूं वो क्या होगी? आपकी टेंजेंशियल लाइन होगी, स्पर्श रेखा। ठीक है, जी तो सर। बेसिकली ये दोनों ही लाइन है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक टेंजेंट को कहूँ तो दूसरी अपने आप में नॉर्मल बन जाती है। जी सर। सही बेटा? जी सर। सर जैसे कि सर कोई भी एक एटम को लेते हैं, कोई भी एक परमाणु को लेते हैं, एग्जैक्टली, बताइए तो बताइए। सर उसमें सर परमाणु में तो नाभिक भी होता है और उसका कक्ष भी होते हैं। तो सर नाभिक के सर जो चारों ओर सर जो इलेक्ट्रॉन सर घूमते रहता है, वृत्तीय पथ पे घूमते हैं, है ना? वृत्तीय पथ पर घूमते रहता है, वो भी सर इससे सर रिलेटेड है। हाँ, सर बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो अभिकेंद्र बल के कारण घूम रहा है, और जिस पथ पर सर घूम रहा है यदि उसको देखा जाए तो वो स्पर्श रेखीय बल के कारण घूम रहा है।
तो स्पर्श रेखीय बल और विकेंद्र बल के बीच सर यहाँ पर सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बिल्कुल। इस प्रकार किसी परमाणु में सर इलेक्ट्रॉन का सर घूमना है, ये भी सर डेरिवेटिव से सर रिलेटेड है। चलो ये तो डेरिवेटिव की बात हो गई है ना, आपने देखा। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, आप मुझे बताना कि मैं एसिम्पटोट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ आपसे। जी सर। एक फंक्शन होता है y = tan थीटा। जी सर। ठीक है, कोई फंक्शन दिया है tan थीटा के रूप में मुझे, और थीटा जो है मेरी इंडिपेंडेंट वैल्यू है। जी ठीक है, सर। आप tan थीटा का अगर ग्राफ देखें तो tan को ग्राफ देखें तो उसमें एसिम्पटोट्स आते हैं। जी सर। एसिम्पटोट आते हैं, तो एसिम्पटोट किस किस पॉइंट पे आते हैं आप मुझे बताओगे? एसिम्पटोट मतलब अनंत स्पर्शी आती है वहाँ पे। सर एक तो सर π/2 पर आता है सर एसिम्पटोट। π/2 पे, π/2 पे क्या होता है? जो उसका ग्राफ होता है tan थीटा का जो ग्राफ होता है वो कहीं भी टच नहीं करता है, वो ऊपर निकल अनंत जाता है, तक जाता है, अनंत तक जाता ठीक है। π/2 पे, और फिर उसके बाद सर फिर 3π/2 पर, 3π/2 पे, जी सर, है ना, ऐसी होता है। और फिर सर ऐसे ही पाई के अंतराल पर सर वो बेसिकली बात करें तो π/2 के इंटरवल की बात करेंगे हम। जब आपकी डोमेन जो है उसमें π/2 का इंटरवल आएगा, आपको अनंत स्पर्शी मिलनी चालू हो जाएगी। जी सर। π/2 पे देखोगे तो आपका जो कर्व है वो ऊपर तक निकलेगा, नीचे तक निकलेगा, जी है ना, कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा, साथ में जुड़ता हुआ चला जाएगा। जी सर। ऐसे 3π/2 पे भी ऐसे वर्क करता है। जी सर। ऐसे -π/2 पे भी ऐसे वर्क करेगा। जी सर। -3π/2 पे भी ऐसे वर्क करेगा। जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। चलिए अब मुझे सोच के बताएं कि अगर मैं किसी लाइन की बात करूं, कोई एक रेखा दी है मुझे x कोऑर्डिनेट। जी सर। जी सर। सिर्फ मैं रियल लाइन की बात कर रहा हूँ। जी सर। रियल लाइन को मैं क्या असिम्पटोट कह सकता हूँ? जी सर। क्या रियल लाइन को मैं असिम्पटोट कह सकता हूँ? नहीं सर। मतलब नहीं सर। अनंत स्पर्शी? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि सर वो तो रियल नंबर है सर, रियल नंबर है। रियल नंबर वो तो सर एक दिशा में अपना आगे जा रही है। वो क्या रियल लाइन कोई एक्स एक्सिस अपने आप की अनंत स्पर्शी नहीं बन सकती है? बन सकती है सर। सोच के बताएं मुझे। हाँ बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि अनंत एक्स लाइन एक्सिस जो होती है वो अनंत एक रेखा ही तो है अपने आप में। जी सर। जी सर। है ना? जी सर। वो अनंत स्पर्शी के रूप में काउंट होती है। जी सर। सर इनफाइनाइट तक तो जाती Infinite ही है। ऐसे ही जो y एक्सिस होती है वो भी अपने आप में अनंत स्पर्शी होती है। जी सर। है ना? जी सर। चलिए अब जैसे हमने डेरिवेटिव के बारे में बताना, लेकिन तो फंक्शन के भी तो डेरिवेटिव हो सकते हैं। जी सर। आपने देखा होगा sin x हो गया, cos x हो गया, है ना, जी सर, सबके जी डेरिवेटिव है। तो ये बेसिकली फॉर्मूले है। थोड़ा फॉर्मूले के बारे में बता दीजिए मुझे। जी सर। पूछूं आपसे, बता पाओगे मुझे? जी सर। एक फंक्शन दिया है y = sin x। जी सर। अगर इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा? cos x सर। cos x होगा? जी सर। सब लोग सहमत है? जी सर। और अगर मुझे y = cos x दे दिया हो तो माइनस साइन माइनस sin x जी सर। या sin x? माइनस साइन एक्स। पक्का? जी सर। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस माइनस sin साइन x। एक्स। सही बात है? जी सर। ऐसे ही अगर मेरे को फंक्शन दिया है tan थीटा जी सर। या जी tan सर। x ले लिया, y = tan x मेरा फंक्शन है, जी सर। इसका डेरिवेटिव करूँ तो 1/√1 + x²। ये क्या कह रहे हैं मुझसे? 1/√1 - x²। क्या आनंद सही कह रहे हैं? नहीं सर। तो बच्चों बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स सर। ठीक है बच्चों। जी जी सर। सर। और अगर मैं cot x का डेरिवेटिव लूँ तो सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस cos x² जी x होगा? सर। जी पक्का? सर। जी जी सर। सर। और अगर मैं आपसे कहूँ कि sec x का डेरिवेटिव तो सर सेक सर, एक्स इंटू 10x। sec x × tan x। ठीक है बच्चों। जी सर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ cos x के डेरिवेटिव की तो माइनस cos x × cot x। जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है। जी सर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव की बात की हमने। जी ठीक है सर, बच्चों। जी सर। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में। जी सर। अच्छा बेटा, मैंने बताया y = x कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको। y = x आपको एक फंक्शन दिया हो, अगर उसका डेरिवेटिव करना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव कितनी वैल्यू होगी उसकी? सर 1। 1 सर। ठीक है। जी और सर। अगर मैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर दूं तो उसकी सर, वैल्यू? 0। 0। जी सर। ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि सर कांस्टेंट का कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जी सर। अवकलन से ठीक है। 0 होता है। चलिए, अगर फंक्शन y = x² ले लिया जाए तो 2x सर। 2x। और 2x का अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूं 2 हो जाएगा सर। और 3 टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया जाए 0। 0। ठीक है। जी सर। तो बेसिकली आप डेरिवेटिव करने में सफल हो जा रहे हैं। जी सर। है ना? तो बच्चों ये तो हो रहेगा एल्जेब्रिक के बारे में, आपको पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में पता है। जी और सर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में भी आपको पता है। जी जी जैसे सर। आपने मुझे बताया। जी ऐसे सर। ही अगर मैं इनवर्स जो फंक्शन होते हैं उनके डेरिवेटिव की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। जी जी ठीक सर। है। तो अगर सबसे पहले जो फंक्शन आता है sin इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव करना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी?
सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब लोग सहमत है? जी सर। अगर सहमत हो इस बात से? जी सर। और अगला अगर फंक्शन मैं बोलूं आपसे कॉस इनवर्स एक्स, एक फंक्शन दिया है और इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है सर, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी सर। फनीश सहमत हो बेटा इस बात से? जी सर। ठीक है, तो अब अगर अगला फंक्शन आपका tan इनवर्स एक्स का हो तो सर तो उसके लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में बोले सब? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। और जी सर। अगर ऐसे बात करें सेक एक्स के बारे में, सेक इनवर्स एक्स के बारे में, 1/x इंटू √x² माइनस 1। जी सर। ठीक है नीरज? जी सर। और लास्ट में बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में, तो -1/x इंटू √x² माइनस 1 सर। जी ठीक है सर। बच्चों? जी सर। तो बच्चों जैसे कि हमने जाना आज इस वाले एपिसोड के बारे में, हमने डेरिवेटिव की बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में जाना। डेरिवेटिव होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना? हमने ये जाना कि किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन होती है। जी सर। दूध का जमना डेरिवेटिव की एप्लीकेशन, चाय का ठंडा होना डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। जी सर। है ना? सूरज का ठंडा होना वो भी डेरिवेटिव की जी सर। एप्लीकेशन। जी सर। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं और जो वॉल्यूम होते हैं किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में और एरिया होते हैं वो भी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन हो सकती है। जी सर। कार का सर्कुलर पाथ पे मूव करना एक डेरिवेटिव की एप्लीकेशन हो सकती है। जी सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नाभि के अराउंड घूमना, जी ये सर। भी आपका डेरिवेटिव का एप्लीकेशन होता है। जी सर। और जितने भी ग्रह होते हैं वो सूरज के चक्कर लगाते हैं, ये भी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन होती है। जी सर। ठीक है बच्चों? जी तो सर। गणित हुआ आसान के इस अंक में हमने बहुत सारी एप्लीकेशन के बारे में जाना जो अवकलन से जुड़ी हुई है। आगे आने वाले एपिसोड में हम और नई चीजों के बारे में नई नॉलेज लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सर। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं, किस तरह से उसको हम गणित की लैंग्वेज में कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम डेली रूटीन लाइफ में डेरिवेटिव्स को यानी कि अवकलन को हम कैलकुलेट करते हैं, सब विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपके प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।